दायरे में सस्ती लोकप्रियता लेने की कोशिश की जा रही है। और पुलिस ने क्या किया क्या नहीं किया हमें उसका लेना देना नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक स्पेसिफिक स्टैंड है, और ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का, राष्ट्रवादी जम्मू कश्मीर के लोगों का द आइडिया बिहाइंड द सो कॉल्ड मार्टियर्स डे वो अपने आप में गलत है। हमारे जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री हैं युवा हैं वो दीवार फांद सकते हैं, और ये प्रैक्टिस हमने लगातार 30 वर्ष तक जम्मू के लोगों ने 40-70 वर्ष ये दीवारें फांद के प्रैक्टिस की है। अब कश्मीरी लीडर्स को भी अंदाजा लगना चाहिए कि जिस तरीके से आपने जम्मू के खित्ते के लोगों को आपने हरास किया, तंग किया, और आपको भी थोड़ा सा अंदाजा होना चाहिए कि यही चीजें जम्मू के साथ होती थी, यही जम्मू के जो राष्ट्रवादी लोग थे उनके साथ होती थी। जो वहाँ हुआ हम उसकी मजम्मत करते हैं, लेकिन जिस तरीके से उमर साहब गए उसको उस तरीके से नहीं जाना चाहिए था। उसको बहैसियत चीफ मिनिस्टर वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन लेके जाना चाहिए था। जिस तरीके से वो गए वो अच्छा नहीं, होना नहीं चाहिए था। बदकिस्मती की बात है, क्योंकि हमारे तरफ से कहीं पे भी कानून नहीं तोड़ा जा रहा था। अगर पाबंदी थी तो 13 तारीख की थी, 14 की थी नहीं। अब चलिए जो हुआ नहीं होना चाहिए था। का कत्ल है, और जिन लोगों ने हमें जम्मू कश्मीर के लोगों ने वोट डाल के उमर अब्दुल्ला सरकार को बनाया है, उन लोगों की इंसल्ट हुई है। ये उमर अब्दुल्ला सरकार की इंसल्ट नहीं, ये उमर साहब की इंसल्ट नहीं है। इसलिए एलजी साहब जिनके खुद उन्होंने कहा कि पुलिस मेरे पास है, तो ये पुलिस अगर इतनी बेलगाम है तो एलजी साहब को फिर जम्मू कश्मीर के लोगों ने जिन्होंने वोट डाल के इस असेंबली में एमएलए को भेजा है, ये उन एमएलए से उस असेंबली से उन लोगों से जिन्होंने इस असेंबली की शान बान बढ़ाई, उनसे माफी मांगनी चाहिए। बड़ी बात यह है कि इसके कई सारे एंगल्स हैं और दोनों तरफ से इल्जामात की बौछार भी, लेकिन पार्टियों से जानने की कोशिश करेंगे, लीडरों और स्पोक्स पर्सन से जानने की कोशिश करेंगे कि इस मामले में कहां तक सच्चाई है, और उसके बाद ही आप फैसला करिए। एडवोकेट नीलोफर मसूद साहिबा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जेकेएनसी से, और डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शौकिया कुरैशी जी हमारे साथ पीडीपी से जुड़े हुए हैं। आप तीनों हजरात का इस्तकबाल है। शौकिया जी, मैं आपकी तरफ आता हूँ, किस नज़र से देखते हैं खासतौर पर 13-14 जुलाई का जो सानिहा गुजरा, सानिहा कहिए कि या फिर जम्मू कश्मीर में जो सियासी कश्मकश देखने को मिली, आपकी राय? शौकिया कुरैशी जी। जी आमिर साहब, आपका सवाल मुझसे है? जी आपसे है। जी आमिर साहब, प्रोग्राम में बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो मेरे आज के पैनलिस्ट हैं इन्हें मेरी तरफ से आदाब। लेकिन दिल बहुत रंजीदा है, बहुत दुख है इस बात का कि जो कल वाक़ा पेश आया उमर अब्दुल्ला साहब के साथ, हमारे जो सीएम हैं, नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो सीएम सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही नहीं है, वो हमारे भी सीएम हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जो उनके साथ वाक़ा पेश आया उसके वो खुद जिम्मेदार हैं। अगर 13 जुलाई को शहीदों का दिन था तो 13 जुलाई को उन्हें कश्मीर में होना चाहिए था, ना कि दिल्ली में होना चाहिए था। ये जो सारा मामला पेश आया, अगर 13 जुलाई को इस तरह की कोई एक्सरसाइज हुई होती तो शायद इसका वो जो कल वो हीरो बनने चले थे तो शायद उसका एक अलग रंग होता। लेकिन कल जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ। ये बेइज्जती सिर्फ उमर अब्दुल्ला साहब की नहीं है, ये उन लोगों की भी बेइज्जती है जिन्होंने उन्हें वोट दिया। अब आप देखें कि किस तरह से एक शायद ऑफिसर था, सिपाही था, किस तरह से वो एक यूडी के चीफ मिनिस्टर को धक्के मार रहा है। शौकिया जी, एक खास तौर पे मैं जो आपकी पूरी बात सुन रहा था उसमें मुझे एक चीज जो समझ में नहीं आई, आप बीजेपी को निशाना साध रही हैं या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस को? क्योंकि अगर वो हीरो बनने चले थे तो जाहिर सी बात है कि उनका कार्य जो है वो गलत होगा। दूसरी चीज दिखावा होगा। दूसरी चीज जो 13 जुलाई या 14 जुलाई पे आपने सवाल उठाया कि वो दिल्ली में क्यों थे। तीसरा, आप जो कह रही हैं कि जो भी हुआ सीएम के खिलाफ ये गलत हुआ, तो जो असल निशाना है वो किस तरफ है, ताकि मैं आपसे सही तरीके से पूछ पाऊं। पीडीपी का स्टैंड निशाना है। अगर पहले तो सीएम साहब को ऐसा करना नहीं चाहिए था कि आप देखिए हमारी एक मिनिस्टर साहिबा हैं, वो स्कूटी पे जा रही हैं, एक दीवार फांद रहे हैं,
गलती उनकी भी है, और जो जिन्होंने उनकी बेइज्जती की उनका तो मकसद ही हमें परेशान करना है। कश्मीरियों को परेशान करना ही उनका मकसद है, कश्मीरियों को दबाना ही भारतीय जनता पार्टी का मकसद है। और अपनी जो बेइज्जती करवाई वो सीएम साहब ने खुद करवाई, उन्हें नहीं जाना चाहिए था फिर इस तरह से। तो अगर वो नहीं जाते तो क्या आप सवाल नहीं पूछती शौकिया जी? हाँ, हम तो अब उनसे सवाल पूछ रहे हैं ना, पहले जो सवाल पूछते वो तो अलग बात थी, लेकिन अब जिस दिन उनको जाना चाहिए था उस दिन नहीं गए। ठीक है, यहाँ पे सवाल बरकरार रहेगा। मैं नीलूफर साहिबा जी आपकी तरफ आने की कोशिश करूंगा सवाल के साथ। पहली बात, जो कुछ हुआ उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टैंड क्या है वो तो जाहिर है, लेकिन फिलहाल इसे एक सियासी ड्रामाबाजी से ताबीर किया जा रहा है। देखिए आमिर साहब, पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, आपने मुझे मदऊ किया इस डिबेट में, और साथ में जितने भी को पैनलिस्ट हैं उनको आदाब, अस्सलाम वालेकुम। जहां तक रही कल की बात, मुझे बहुत ही अफसोस हुआ जब मैं शौकिया जी की बात सुन रही थी। इनकी लीडर से कोई कंडेमनेशन नहीं आई, और जितने भी दीगर लीडरान हैं अलग अलग तंजीमों के, उनके यहाँ से कोई कंडेमनेशन फॉर्मल रजिस्टर उन्होंने नहीं कराई, पहली बात। और दूसरी बात, मुझे लगता है कि जितने भी पुरजोर अल्फाज होंगे हमें इस चीज को कंडेम करना चाहिए। किस हिसाब से, किस तरीके से कल लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन बनाई वो हमने नहीं बनाई, क्योंकि कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं थी। तो किस तरीके से एक पुलिस का वो अथॉरिटेटिव दिखाने के लिए, अपना विल दिखाने के लिए, जो उनको एलजी सरकार की तरफ से शायद हुक्मनामा हो या नहीं हो, अगर नहीं है तो कार्रवाई करनी चाहिए, अगर है तो सामने आना चाहिए। पुरजोर अल्फाजों से मैं उसका कंडम करती हूं, और साथ में ये भी कहती हूं हर एक सिविलाइज्ड शख्स जिसने इलेक्शन लड़ा है, जिसने जो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है जम्मू कश्मीर में, उसको शर्मसार होना चाहिए। क्योंकि ये जो बेइज्जती कल मैन हैंडल करने की कोशिश की गई उमर साहब की, धक्का मुक्की जो वहां पर चली, वो उनकी बेइज्जती नहीं है, बल्कि ये पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों की बेइज्जती है, क्योंकि उनके मैसिव मैंडेट से ही वो चीफ मिनिस्टर बने हैं, पहली बात। और ये एब्सोल्युटली शेमफुल है, डिसग्रेसफुल है और अनएक्सेप्टेबल है जो कल वाकया पेश आया। देखिए, जो 13 जुलाई है इसकी एक अपनी सिग्निफिकेंस है, इसका एक अपना हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के हिसाब से अगर हम देखेंगे अपनी इसकी सिग्निफिकेंस है। उस सिग्निफिकेंस को मद्देनजर रखते हुए क्या सेंटर गवर्नमेंट, क्या एलजी सरकार ये डिसाइड करेगी कि मौजूदा सरकार को कहां पर फातह खानी करनी है और कहां पर नहीं करनी है। अगर 2020 तक इन्हीं शहीदों को हमने, शहीदों का तकद्दुस हमने इनको दे दिया है, टाइटल दे दिया है, उनको इस चीज से प्रॉब्लम नहीं, उनको प्रॉब्लम सिर्फ इस बात से कि प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हुआ, जबकि न तो हिंदुस्तान बना था न पाकिस्तान बना था। नहीं, अगर उमर अब्दुल्ला साहब आम आदमी होते तो शायद सवाल नहीं होता, लेकिन सवाल इस वजह से भी है कि सीएम है, एक यूटी के स्टेट के सीएम है जी। तो ये एक्सपोज करता है उस एक्सप्लॉइटेशन को, पावर एक्सप्लॉइटेशन को, उस पैरेललिज्म को ये एक्सपोज करता है जो कल हुआ। तो इस वक्त हर एक जो अपोजिशन में है, अगर वो इस हित में है कि उनको ये लगता है कि डिसग्रेस हुआ है, उनको सामने आना चाहिए, छाती ठोक कर सामने कहना चाहिए, हाँ आपने ये सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीएम के साथ नहीं, बल्कि जो जम्मू कश्मीर है इसके सीएम के साथ आपने ये किया है। ये सीएम का हाल है, फिर उन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का क्या हाल होगा आने वाले दिनों में। तो ये मैं एक चीज नोट करवाना चाहती हूँ। और दूसरी चीज, कल कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं थी, रेस्ट्रिक्शन 13 तारीख को थी। जहां तक ये कह रही उमर साहब बाहर थे, वो कल ही वो 13 तारीख को दोपहर में वापस आ गए थे, क्योंकि रेस्ट्रिक्शंस थी। इनको मालूम होना चाहिए, हर जगह ताले लगवाए दिए गए थे। अब हमें वो ड्रामाबाजी नहीं आती है करनी, हम गेट तक जाएंगे फिर एक वीडियो बनाकर सामने डाल देंगे, दैट इज इट, हो गया, 13 जुलाई मन गया। लेकिन जो ये शहीद है इनको खराज अकीदत पेश करने के लिए, चाहे वो 12 जुलाई है, चाहे उससे पहले है या उसके बाद में है, तो उनका तकद्दुस तो सेम रहेगा। तो ये कहना वो हीरो बनना चाहते थे, वो 13 को क्यों नहीं गए, ये लैम एक्सक्यूजेस होते हैं। आपको शर्म से सर झुकाने चाहिए, क्योंकि आप कंडम जो है ओपनली नहीं कर रही है। एक तरफ से आप तनकीद का निशाना एनसी को बना रही है, और दूसरी दबे लफ्जों में जो है आप सपोर्ट बीजेपी का कर रही हैं। कम से कम चलिए शौकिया जी इस चीज का जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया साहब, दोनों तरफ की बातें आपने सुनी, और मैंने आपको इस वजह से रोक रखा था ताकि दोनों तरफ की जो स्टैंड है वो क्लियर हो जाए और आपसे जवाब ले पाऊं।
आमिर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, को पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। देखिए दो तीन चीज़ें जो मैं अभी आपके और आपके खासकर सी के दर्शकों के भी नोटिस में लाना चाहता हूँ। सबसे पहली बात क्या है कि जो भी कुछ किया गया ये फोटो आउट के लिए किया गया, ये चीज़ आप समझ लीजिए। फोटो आउट के लिए इसलिए किया गया, अगर आपने लेटेस्ट फोटोग्राफ्स देखे होंगे, लेटेस्ट वीडियो जो आपके चैनल के ऊपर भी आए होंगे, एक वीडियो में फारूक साहब अपने पूरे लश्कर के साथ, पूरे कमांडोज के साथ मेन गेट से आ रहे हैं और उमर साहब जो है वो दीवार फाड़ रहे हैं। अब ये क्यों ऐसा किया गया, क्यों नहीं किया गया, ये तो आप ही बेहतर बता पाएंगे, या फिर उस समय की सिचुएशन बता पाएंगे, या वहाँ की पुलिस बता पाएगी। और ये चीज़ जो 13 को नहीं की गई, 14 को क्यों की गई, दोनों ही चीज़ों में गलत कुछ भी है तो वो गलत ही है। और हमने पहले भी जब आपके चैनल पर डिबेट की थी तो हमने एक बात क्लियर की थी कि क्या कभी आपने अपने कश्मीरी हिंदू भाइयों से, कश्मीरी पंडित भाइयों से कभी पूछा कि 90-95 साल से आप लोग इसी दिन को बटा लूट डे मनाते हो, क्यों मनाते हो? कभी किसी ने ये जहमत की पूछने की? किसी ने नहीं की। एक पेशावर जो आज के अभी के पाकिस्तान के अंदर जो एरिया आता है पेशावर, वहां से उठकर एक बटलर जो कि किसी अंग्रेज का बटलर था जिसका नाम अब्दुल कादिर था, जो बड़ी फायरी स्पीचेस करता था, लोगों को भड़काने में जिसको महारत हासिल थी, और अंग्रेजों के षड्यंत्र के चलते उसे यहाँ पर प्लेस किया गया। और जब यहाँ पर प्लेस किया गया 1931 से पहले कश्मीर के कश्मीरी हिंदू, कश्मीरी सिख, कश्मीरी मुसलमान एक दूसरे के साथ भाइयों की तरह रहा करते थे। एक दूसरे की ईद और एक दूसरे के गुरुपुरब और एक दूसरे के शिवरात्रि में इक्वली पार्टिसिपेट किया करते थे। भाइयों की तरह रहने वाले लोग को एक पेशावर से आया हुआ बटलर उसने भड़काया, भड़काने के बाद लोगों को एक दूसरे के खिलाफ उकसाया, और उसके बाद जो कुछ हुआ, एक केस उस पर चल रहा था, जिस केस के चलते वो जो रेगुलर कोर्ट थी महाराजा साहब की, उसे चेंज करके रैनावारी के पास कोर्ट बनाया गया ताकि कोई ऐसी पब्लिक बीच में इन्वॉल्वमेंट ना हो, कहीं किसी को कोई खतरा ना हो। लेकिन 5 से 10 हजार के हजूम ने जब उसके ऊपर अटैक किया, अटैक के रिटेलिएशन में ये सब कुछ हुआ, और उसके बाद उसी हजूम ने जो काम किया वो भी आपके सामने होना चाहिए, जिसके बारे में कभी कोई बात नहीं करेगा। अब क्यों बात नहीं करेगा ये इनको बताना पड़ेगा। कश्मीरी हिंदुओं की वहां पर कश्मीरी पंडितों की अजमत लूटी गई, सोना लूटा गया, उनका नरसंहार किया, और ये आग फैलती फैलती रजौरी पुंछ तक फैली। कई जगहों पर घर जलाए गए, कई सिखों के घर जलाए गए, कई सिखों के साथ भी ऐसी उत्पीड़ना की गई। अब मुझे बताएं, आप जिनको मार्टिन सो कॉल कहते हैं, ये जो काम किया गया कभी आपने पूछा उनसे? आपकी जहां पर भी किसी से लड़ाई थी या जो भी आपका था उसको हम दूसरी साइड रखते हैं। सबसे पहले बताएं कि उन कश्मीरी हिंदुओं का, कश्मीरी सिखों का, कश्मीरी पंडितों का क्या कसूर था? उनके साथ जो कुछ हुआ उसके ऊपर तो कोई बात नहीं करता। और 1931-32 में, तभी तो मैं कहता हूं कि जो बबूल के पेड़ के बीज 1931 में लगाए गए थे वो बनकर पूरे का पूरा बबूल का वृक्ष तैयार हुआ 89 के अंदर, और 89 में कश्मीरी हिंदुओं का फिर से वहां पर नरसंहार हुआ और उनको वहां से पलायन करना पड़ा, अपनी धरती छोड़ना पड़ी, अपना घर छोड़ना पड़ा। इसके ऊपर कभी कोई बात नहीं करेगा। 13 जुलाई को जो इंसिडेंस हुआ उसके बाद 14 जुलाई को ये सब कुछ हुआ है। अगर आप 14 को ये काम कर रहे हैं तो मुझे लगता है उन सब लोगों को जिनकी वहां पर उत्पीड़ना की गई थी, जिनको मारा काटा गया था, सबसे बड़ा आदमी लगता है उनके साथ आप एक नाइंसाफी कर रहे हैं। एज ए चीफ मिनिस्टर जिसने भारत देश के संविधान की कसम खाई है, उसके बाद अगर आप ये सब कुछ करते हैं तो मुझे बताएं, एक चीफ मिनिस्टर जब ऐसी चीज करेंगे तो आप क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं हम सब चीजों से कि एक आम इंसान को किस तरह से आप अपने साथ लेकर चलेंगे? चीफ मिनिस्टर का तो काम है सभी के सभी लोग अपने साथ बराबर आने चाहिए, लेकिन आप आज कश्मीरी हिंदुओं को भूल के कश्मीरी पंडितों को भूल के। एक चीज जो डॉक्टर साहब, एक चीज समझ में नहीं आ रही है, अगर इस तरह की चीजें थी तो पुलिस सीधे सीधे अगर सीएम को ये कह देती कि साहब देखिए सामने गेट है, आप उधर से चल करके आइए, दीवार क्यों कूद रहे हैं, और आइए फातिहा पढ़िए चले जाइए। धक्का मुक्की की तस्वीरें भी है। अगर ऐसा कर लेते तो फिर आपकी न्यूज कहां से बनती, फिर आपके ट्विटर के ऊपर लाइक्स कहां से आते? फारूक साहब, उनके वालिद साहब और मैडम जो सकीना एटू साहब, वो मेन गेट से आ रहे हैं। अब उमर साहब को मुझे लगता है यहाँ तो शायद दीवारों के ऊपर से, वो फिट आदमी है जी, वो वैसे भी मैराथन में बड़ी दूर तक दौड़ते हैं, तो मुझे लगता है कि शायद ये ट्राई कर रहे होंगे कि अभी तक मेरे अंदर कितनी कैपेसिटी है, मैं कितनी ऊंची दीवार से छलांग लगा सकता हूँ। और जो उनके साथ सिक्योरिटी थी, कॉज ऑफ कंसर्न वाज दिस, एक चीफ मिनिस्टर वहां से कूदेगा, कहीं लग गई, कुछ हो गई, तो जो उनकी सिक्योरिटी में है उन सब लोगों के ऊपर बात आ जाएगी। और लेकिन हमें स्टंट करना है, हमें खबर बनानी है, हमें ये बताना है कि हम कश्मीरी पंडितों और कश्मीरी हिंदुओं की जो कत्लो गारत हुई उसका हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सिर्फ कहने के लिए कहते हैं, मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं कि कश्मीरी हिंदुओं को वापस आ जाना चाहिए, यहाँ पर घर बसाना चाहिए, लेकिन हमारे को आज उनके साथ नाइंसाफी हुई थी उसके ऊपर हमें एक लफ्ज नहीं बोलना है। अब एक बात और आती है जो अभी मेरी बहन ने यहाँ पर कहा कि जी हम तो 1931 से मनाते आ रहे हैं, जरा हिस्टोरिकल प्रूफ चेक कीजिएगा।
1931 से लेकर 75-76 तक आपने कभी ये दिन नहीं मनाया हुआ है। 75-76 के अंदर आपने आके इसको बनाना शुरू किया, जब पूरे हिंदुस्तान में इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगा कर रखी थी, क्योंकि तब तक आपका पीरियड बिल्कुल साफ सुथरा था। आपको पता था सिंगल पार्टी, हमारा कोई कंपटीटर होगा नहीं। उसके बाद कांग्रेस ने यहाँ पर कौं पसारना शुरू किए थे इसको, इसीलिए आपको 40 साल पुरानी चीज तब याद आ गई। लेकिन याद भी एक ही साइड किया, अगर कश्मीरी हिंदुओं की भी याद आई होती तो शायद हम इन बातों को आपके। चलिए मैं इस चीज का जवाब ले लेता हूं पहले नीलूफर मसूद साहिबा से कि यह सियासी स्टंटबाजी है, हकीकत से और तारीख से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। और दूसरी चीज कि कहीं ना कहीं ये स्टंटबाजी थी सीएम की और ये सिर्फ लेमलाइट में आने के लिए था। देखिए आमिर साहब, मुझे ही बड़ा ही शौक लग रहा है जो मैं स्टेटमेंट सुन रही हूँ अभिजीत जी की। एक इमेच्योर स्टेटमेंट है। ये कह रहे हैं कि इस गेट से क्यों नहीं आए, वहां से उछल कर क्यों आ गए आप जब मेन गेट खुला था। ये कम से कम इनको कहिए, वहां पर कैमरा भी आपके लगे हुए हैं, अच्छी तरह से जांचे परखे फिर देखे। जो मेन गेट उसका था वो बंद था, बाद में वो खोला गया। इनको शायद ये मालूम नहीं होगा। अपने वो जो फैक्ट्स है आपके वो चेक कीजिए। नंबर 1। नंबर 2, जहां पर आप 1931 की बात कर रहे हैं, अभिजीत जी जब आप बात कर रहे थे मैंने नहीं टोका आपको, आप 1931 की बात कर रहे थे। वो एट्रोसिटीज जो महाराजा उस वक्त कर रहे थे वो ऑन द पे रोल ऑफ अंग्रेजों के था। ब्रिटिश रूल जो था वो मजालिम कर रहे थे जम्मू कश्मीर के लोगों पर, खुसूसन मुसलमान जिसमें थे। न तो उनके लिए जॉब था, न उनके लिए कोई और चीज थी, ये आपको मालूम होना चाहिए। और वो महाराजे के थ्रू ही वो एट्रोसिटीज चल रही थी। एक आवाज जो उठी कदीर की तरफ से, उस वक्त पठान था वो, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन न तो मुसलमान, न तो उस वक्त पाकिस्तान बना था, न हिंदू बना था, बल्कि एकजुट एक मुल्क था उस वक्त जिसका पूरा हिंदुस्तान ही नाम था, पाकिस्तान अभी बना नहीं था। दूसरी बात, जहां पर आप हिस्ट्री को इरेज करने की बात कर रहे हैं, जहां पर आप नैरेटिव चेंज करने की ये कोशिश कर रहे हैं, जो नैरेटिव आपके कहने से चेंज नहीं होगा। हिस्ट्री जो है वो लिखी हुई है, इस दिन की क्या सिग्निफिकेंस है सबको मालूम है कि क्या सिग्निफिकेंस है। आपके कहने से वो सिग्निफिकेंस जो है वो दूर नहीं हो जाएगी। रही बात पंडित बरादरी की, आपको अगर इतनी पेन थी तो जो एक्सोडस 19 जनवरी का आप इतने बड़े ही धूमधाम से उसको मनाते, आपको एक छुट्टी का अनाउंस कम से कम उनके लिए, उनके समर्थन में करना चाहिए था। दूसरी बात, उनको आप फेल हो गए 10 साल तक ये कहते कहते भाई आपको हम रिहैबिलिटेट करेंगे जम्मू कश्मीर में, हम आपको यहाँ पर फला जगह रिहैबिलिटेट करेंगे, उस जगह वो स्कीम आपके लिए होगी। जो भी स्कीमें लाई वो नेशनल कॉन्फ्रेंस जब वो सरकार में थी उन्होंने लाई। तो उनकी पीड़ा जो है नेशनल कश्मीरियों के लिए है, कश्मीरी हिंदू मुस्लिम सभी के लिए हैं और कश्मीरी पंडितों के लिए भी हैं। तो एज अ सीएम आपकी जिम्मेदारी सभी के लिए है, ना कि सिर्फ 13 जुलाई के शहीद होने वाले लोगों के लिए। बिल्कुल आमिर साहब, हमारी जिम्मेदारी हर किसी के लिए है, चाहे वो किसी का भी दिन हो, जो हित में, हमारे देश के हित में, हमारे यूटी के हित में है, हमारे लोगों के हित में, और जिसकी जो सिग्निफिकेंस है उसके हिसाब से हर कोई दिन जो है मैसू मैंडेट लेकर मौजूदा सरकार उसको मनाती है। ठीक है, इज्जत हर मैं जवाब लेता हूं अभिजीत साहब। लेकिन कल जो हुआ वो एक्सपोज हो गए, वो लोग जो जमहूरियत में यकीन नहीं करते हैं वो लोग कल एक्सपोज हो गए। ठीक है, जमहूरियत वाली बात पे हम जरूर जवाब लेंगे आपसे, लेकिन शौकिया जी आप कुछ कहना चाह रही थी बीच में, बोलिए। जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि कल इतना बड़ा वाक़ा अगर नीलोफर जी के कहने के मुताबिक हमारे सीएम साहब के साथ पेश आया, तो क्या जिन लोगों ने उनको, अगर ये ड्रामा नहीं होता, ये भी कहती हैं कि पार्टीज के जितने उनके प्रेसिडेंट्स थे या बाकी पॉलिटिशियंस थे, किसी ने इस बात का अफसोस या कंडम नहीं किया। लेकिन आप ये देखिए कि अगर वाकई लोगों को ये ड्रामा नहीं लगता तो आमिर साहब, मैं हल्फिया ये बात कहती हूं कि एक और शहीदों का दिन होता, क्योंकि लोग सड़कों पे आ जाते हैं। हमारी कश्मीरी कौम जो है ना वो बहुत दिलेर कौम है। अगर वाकई यहाँ के अवाम को ये यकीन होता इस बात का कि एनसी सरकार कोई ड्रामा नहीं रच रही है, तो लोग सड़कों पे आ गए होते और फिर से वो गोलियां अपने सीनों पे ले लेते। लेकिन यहाँ के लोग सिविलाइज्ड हैं, वो जानते हैं। चैनल पे आप देखिए, सोशल मीडिया पे देखिए, सब इस चीज को बहुत ज्यादा, इस चीज की निंदा कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इस चीज की मजम्मत कर रहे हैं कि जिस वक्त धक्के मार रहा है एक सिपाही यहाँ के सीएम को, उनको रिजाइन लिख के उसके मुंह पे मारना चाहिए था।
चलिए डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊंगा, क्योंकि बीच में आपको मैंने रोका था जवाब के लिए। आपकी बारी। 3 चीजों पे मैं जवाब दूंगा। तो और मुझे रिक्वेस्ट करूंगा मैं सोफिया बहन से भी और अपनी नीलोफर बहन से, प्लीज मुझे जरा सुनिए। पहली बात, जो आपने बात की अंग्रेजों की महाराजा साहब के साथ 36 का आंकड़ा जिसे कहते हैं वो था। अंग्रेज चाहते थे गिलगित बल्तिस्तान महाराजा साहब 99 साल की लीज पे अंग्रेजों को देते, क्योंकि रशिया का प्रभाव बढ़ रहा था। वो गिलगित बल्तिस्तान से चीजों को कंट्रोल करना चाहते थे, महाराजा साहब उनको नहीं देना चाहते थे। वो कहते थे हमारी रियासत है, मेरी खुद की रियासत है, मैं अंग्रेजों को नहीं दूंगा। इसीलिए अंग्रेजों ने सारी की सारी कॉन्स्पिरेसी रची थी। पहले इतिहास फैक्ट आप ये चेक कर लीजिए। दूसरी बात जो आप करते हैं, आप इस चीज को हमेशा दूसरी चीजों के साथ जब जोड़कर देखते हैं, मुझे बताइए, अगर आप उस चीज को कहते हैं मार्टिर्स डे और आप कहते हैं कि महाराजा की फौज ने, महाराजा की पुलिस ने कभी 10,000 बंदों ने उन पर अटैक कर दिया, अपने सेल्फ डिफेंस के लिए ऊपर काम किया, उसको अगर आप बोलते हैं तो फिर 2010 में तो उमर साहब चीफ मिनिस्टर थे और यूनिफाइड कमांड को हेड कर रहे थे। 120 लोगों की जान गई है जनाब, 120 लोगों की। उसके लिए क्या कहना है उमर साहब को, जरा जवाब दीजिए इस चीज का। उसके लिए कोई जवाब है आपके पास? उनको आप क्या कंसिडर करेंगे? तब आप करेंगे जो चीज कही है आपने, उसके लिए आपके पास जस्टिफिकेशन होगी। तो फिर एक मार्टिर्स डे 120 लोगों के लिए भी मनाइए यहाँ पर। तो अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर आपकी राजनीति केवल और केवल सियासत करने वाली राजनीति है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। और बात यह आती है कि आज अगर आप बात करते हैं कश्मीरी हिंदुओं की, कश्मीरी पंडितों के लिए आपको बताएं कौन सा 95 साल से आपके वो कश्मीरी भाई जो आपके साथ आपकी ईद मनाते थे, वो बता लूट बोलते हैं जी, भट लूट डे को मनाया जाता है। आपसे रो रो के कह रहे कि हमारी क्या गलती थी, हमें बताओ तो सही। आपने 90 साल से उनका कभी नाम नहीं लिया। शबीर शाह, बीटा कराटे, यासीन मलिक जैसे जो जिन्होंने कश्मीरियों हिंदुओं की उत्पीड़ना की, नरसंहार तक में इन्वॉल्व थे, बीटा कराटे जैसे लोग, उनको तो 30-30 साल तक तो आपने अपनी कुर्सियों के पीछे छुपा कर रखा। आज वो कहां पर नजर आते हैं? सभी के सभी जेलों में नजर आते हैं। आज आप बोलते हैं जो उनकी रिहेबिलिटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट थी। अरे आप वो 90 साल का किया हुआ जो चीज है उसको आप रिकॉग्नाइज नहीं करते। आप कहते हैं कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुआ ही कुछ नहीं, किसी को कुछ नहीं किया गया। तो वो किस भरोसे से आपके वापस आए, जरा ये तो बता दीजिए उनको। कम से कम कोई भरोसा तो दिलवाए। कौन सा भरोसा दिलवा रहे हैं? आपने जिस संविधान की कसम खाई है उसके अंदर सभी लोग एक बराबर हैं। ये कौन से संविधान की कसम खाने के बाद आप दीवारों से स्टंट मार के दिखा रहे हैं लोगों को कि मुझे एक पर्टिकुलर लोगों के लिए बात करनी है, मुझे बाकियों के लिए बात नहीं करती है। सही बात कही, मुख्यमंत्री सबका होता है, हमारा भी है, कश्मीरी हिंदुओं का भी है, पंडितों का भी है, कश्मीरी मुसलमानों का, सिखों का, सबके चीफ मिनिस्टर साहब है। फिर एक आंख से देखने का काम क्यों कर रहे हो? और फारूक साहब के लिए गेट खुल गए सारे के सारे, उमर साहब के लिए जो चीफ मिनिस्टर उनके लिए गेट बंद हो गई। ये दोनों बातों के अंदर। और मैडम सकीना जी हैं, वो भी स्कूटी पे आती हैं और अंदर जाती हैं फारूक साहब के साथ। उमर साहब के लिए सिर्फ क्योंकि उनको मैराथन ट्राई करनी थी अपनी सारी की सारी। अब ये इसको लोग किस एंगल से देखते हैं, वो लोग नहीं, लोगों का मसला ये है जो इल्जामात लग रहे हैं खास तौर पे आपके ऊपर, एलजी साहब के ऊपर, कि आप न सिर्फ, ये तो बड़ा मामला है और ये बरसों से चला आ रहा है। हाल फिलहाल में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब की जो बरसी मनाने के ताल्लुक से जो एलजी साहब को लेटर भेजा गया उसका भी कोई जवाब नहीं आया। लगातार छुट्टी की मांग चलती रही, उस पर भी। तो एक छोटे मैटर में भी आपने इजाजत नहीं दी, तो बड़े मैटर में आपसे उम्मीद क्या किया जा सकता था? देखिए, इजाजत जब संविधान के ऊपर चलते हुए सबके लिए जो प्रॉपर चीज जो देश का संविधान बताता है, जिसके लिए सभी रिलीजन एक बराबर है, उसी चीज को देखकर किसी भी चीज की इजाजत होती है। जो चीज आज गवर्नमेंट के कैलेंडर से आपने खत्म कर दी, जो छुट्टी आज आपने खत्म कर दी, उसको आप फिर से उस चलन को अगर उसको बंद किया गया था, किस कारण बंद किया गया था? क्योंकि आपके सामने 90-95 साल से रो रो कर कश्मीरी पंडित अपना दुख बता रहे हैं, उनकी कोई नहीं सुन रहा, उनकी कोई बात नहीं सुनी जा रही। तो वो नीलोफर साहिबा यही तो कह रही है कि आपने क्यों नहीं शामिल किया? वही ये सेम बात वही ये कह रही है। नहीं, हम तो बता रहे हैं कि जो अगर आप एक चीज को पर्टिकुलरली दूसरे के अगेंस्ट प्लेस करें, जिससे जिस मंशा के साथ पेशावर से उठकर अब्दुल कादिर एक बटलर यहाँ पर आया था हमें बांटने के लिए, आप अभी लोगों को बांटना नहीं चाहते, हम तो जोड़ने की बात कर रहे हैं, आप तोड़ने की बात कर रहे हो। तो मुझे लगता है कि अगर हमारे को आज देखना चाहिए कि जिस तरह से मैं कहता हूं कि बड़ी कृपा है शिव शंभू की के अमरनाथ जी की, बाबा अमरनाथ, बाबा बर्फानी की यात्रा चली और फिर से कश्मीर में खुशियां लौटने की कोशिश कर रही हैं, और आप फिर से उसी चीज को पुराने अब्दुल कादिर की क्यों गलतियों को ग्लोरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्यों आप क्या करने गए थे वहां पर वेस्ट बंगाल में? वो ममता दीदी के पास क्या करने गए थे? यहाँ पर आप कुछ करते हैं, वहां पर जाके कुछ बोलते हैं। ये तो हिंदुस्तान के बाकी लोग जो यहाँ पर टूरिस्ट आना चाहते हैं उनको तो कंफ्यूज करने वाली बात है। नीलोफर साहिबा, देखिए, जब मैंने अभिजीत साहब को अभी सुना तो सच में एक बू सी आ रही है। मुझे लगता है जो ये कल का रिएक्शन एलजी सरकार की तरफ से आया हुआ है, ये शायद इसीलिए आया है कि उमर साहब ममता जी के पास क्यों गए और उससे क्यों मिले। ये बड़ा ही क्लियर
शब्दों में मुझे लग रहा है कि ये उसी का रिएक्शन था, भाई आप उधर क्यों गए। तो अभिजीत जी उसको एक्सप्लेन करेंगे जो इन्होंने अभी कहा। और दूसरी बात आपने ये कही कि पंडित बरादरी यहाँ पर किसके भरोसे पर आएगी, इनको बता दीजिए क्या आप फेल हो गए। आप आज एक्सेप्ट कीजिए इस चीज को, 10 सालों में आप फेल हो गए वो भरोसा दिलाने के लिए पंडित बरादरी को, ताकि वह वापस यहाँ पर रिहेबिलिटेट मतलब किया जाता उनको। नहीं, उनकी जो बातों से मैं 2-3 खास चीजें निकाल पाया। उसमें उन्होंने कहा कि 120 से ज्यादा लोग, इवन लाखों लोगों का उन्होंने ये दिया, मिसाल दी, उस पे आपने जवाब नहीं दिया। दूसरी चीज ये कि एक आंख से आमिर साहब मैं और जवाब देना चाहूंगी। प्लीज आमिर साहब को मालूम होना चाहिए, जब 5 अगस्त 2019 को 35A और 370 को खत्म किया गया, एब्रोगेट किया गया, हमसे ये कहा गया कि विद इन 6 मंथ आप देखेंगे कि बिल्कुल यहाँ पर अमन होगा, पीस होगा। कोई यहाँ पर चूंकि 370 इनके मुताबिक रिलेटेड था, इट वाज द रीजन कि जिसने जन्म दिया मिलिटेंसी को, यहाँ पर इन्होंने वो रीजन दे दिया था। इनको पूछ लीजिए, आपकी सरकार थी सेंटर में, यूटी में भी आप ही चला रहे थे, तो क्या हुआ कि हमारे लोग यहाँ पर, चाहे उसमें पंडित बरादरी के थे, मुसलमान थे, चाहे सिख थे, उनको टारगेट किया गया। 16 साल तक एक गोली नहीं चली कि जहां पर किसी को टारगेट किया होगा। तो क्या वजह थी हर जगह इनको बैंकर बनाने पड़े? क्या वजह थी इतने लोग जो आपने स्पॉन्टेनियसली देखा किस तरीके से किलिंग्स हो गई? और यहां तक के जो पंडित बरादरी के यहाँ पर लोग माइग्रेंट कोटे पर लगे हुए थे, उन्होंने 2-3 मंथ सड़कों पर बैठकर स्ट्राइक की और ये कहा कि हम वापस चले जाएंगे। और कितनी ही फैमिलीज इनके नाक के नीचे से वापस चले गए 2019 के बाद। इनको जवाब है उस चीज का। ये जो ये ब्लेम गेम है ना, ये ब्लेम गेम हर किसी को आता है करना। ठीक है, एक हम भी जानते हैं कि आपकी कमजोरियां कहां पर रही हैं, ये हम अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन आप एक्सेप्ट तो कीजिए ना। 82 डेज लगे एलजी साहब को ये कहने में कि सिक्योरिटी की चूक थी पहलगाम में। अब कितने और साल लगेंगे आपको ये चूक ये मानने में, ये एक्सेप्ट करने में कि आप फेल हो गए यहाँ पर वो अमन लाने में, आप फेल हो गए केपीएस को यहाँ पर वापस रिहेबिलिटेट करने में, आप फेल हो गए हैं सही मानों में जमहूरियत को यहाँ पर वापस रेस्टोर करने में। और उसकी एग्जाम्पल जो है, जो अगली एग्जाम्पल है पूरे अगर हिस्ट्री में देखी जाए, जो काला दिन मनाना चाहिए इसमें डेमोक्रेसी में, वो कल का दिन है कि किस तरीके से आपने मैन हैंडल किया है यहाँ के चीफ मिनिस्टर को, जिसको मैसिव मैंडेट था। वो चीफ मिनिस्टर सिर्फ एक पार्टी का नहीं था, इसलिए नहीं था कि वो ममता बनर्जी से मिलकर आया था। क्या ये उसी का रिएक्शन था जो आपने कल किया? ये तो ये बीच में मैं आपको रोकना चाहूंगा नीलोफर साहबा, बीच में मैं आपको रोकना चाहूंगा। डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आऊंगा। देखिए, ममता दीदी से मिलने के बाद जो एक बड़ा रिएक्शन सामने आया, शुभेंदु अधिकारी जो कि बीजेपी के बड़े लीडर हैं, बड़ा चेहरा है, उन्होंने साफ तौर पे कहा भाई कोई भी जो बंगाली है वो कश्मीर नहीं जाएगा, वहाँ मुसलमान है। मेरे ख्याल से ये कोटेशन आपके सामने में पहुंचा होगा। उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि कोई भी कश्मीर नहीं जाएगा, आप उत्तराखंड जाइए, आप हिमाचल जाइए, आप दूसरी जगह पे जाइए, लेकिन कश्मीर मत जाइए। तो क्या वाकई इस तरह की चीजें जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से कही जा रही हैं और नीलोफर साहिबा ने भी उस चीज को दोहराया, क्या वाकई नाराजगी है इस चीज से कि ममता से क्यों मिले? देखें, 2 चीजें आती है किसी के एक पर्टिकुलर बयानों के साथ। क्या भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने ऑफिशियली आज बात की है? जो भारतीय जनता पार्टी ने अभी वहां पर ट्रेन पहुंचा दी, जिस भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री जा जाकर पूरी जगह दुनिया में अपील करता है कि आए हमारे कश्मीर में अब अमन सुकून काफी हद तक कायम हो चुका है, जहां पर हमारे सभी के सभी जो टूरिज्म मंत्री, बाकी सभी मंत्री आकर वहां पर काम कर रहे हैं, वो आपको नहीं दिखेगा। एक किसी ने कोई गलत बयान अगर दे दिया तो आप उनके साथ बात करेंगे। 2 बातों का जवाब अभी भी नीलोफर बहन ने नहीं दिया। मैं पूछा उनसे, कहते हैं 16 साल से गोली नहीं चली। वो 120 लोग जो 2010 में मारे गए, वो किससे मारे गए थे? जरा ये तो बताएं। वो 120 लोगों का हिसाब किताब आपने कभी दिया? कम से कम वो 120 लोग तो नहीं मारे जा रहे, फिर से वैसा काम तो नहीं हो रहा है। तो आपके पास वो जवाब तो देने के लिए लोगों को है नहीं है, लेकिन लोगों को भरगलाने के लिए लोगों की इस तरह की बात करेंगे। मेरा कहने का मतलब है कि आपको लोग कैसे यकीन करें। एक तरफ तो आप बात करते हैं कि टूरिज्म बढ़ाने की बात करेंगे, दूसरी तरफ आप बोलते हैं कि जी हमारे को कश्मीरी पंडितों से कुछ लेना देना नहीं है। 13 जुलाई को जो हुआ वो बड़ा ठीक हुआ, बहुत अच्छा हुआ, हम उसके साथ खड़े हुए। मैं तो अपने बड़े जिम्मेदारी से मैंने हमेशा चैनल्स पे बात कही है, जान किसी की भी जाए, मैं हमेशा कहता हूं जान बेशकीमती है, हमें उसके ऊपर सियासत नहीं करनी चाहिए। लेकिन आपको 40 साल तक तो उस पर आपने सियासत नहीं की। 31 से लेकर चलिए इस सियासत वाली बात पे याद है कि 76 में क्या अचानक से आपको याद आ कि अब हमें मार्टिर्स डे मनाना है? 40 साल तक एक बड़ा सवाल जो आपसे बनता है, मैं आता हूं, हमेशा मनते आए हैं।
22 लोगों की चिंता है नेशनल कॉन्फ्रेंस को, लेकिन 120 लोगों की चिंता नहीं है। सवाल पे जरूर आप जवाब दीजिएगा। शौकिया जी, अभी फिलहाल बात हो रही है या फिर हाल फिलहाल में जो चीजें हमने स्टेटमेंट की शक्ल में पीडीपी की जानिब से देखी है, क्या वाकई पीडीपी दो कश्तियों पे सवार है कि हालात जिस तरफ हवा का रुख होगा उस तरफ अपना पलड़ा झाड़ेंगे? ये इल्जाम नहीं है, एक सवाल है बड़ा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम दो कश्तियों पे सवार हैं। हम इस वक्त वही चाहते हैं जो लोगों के लिए बेहतर हो, और हम कोई ऐसी ड्रामाबाजी नहीं चाहते हैं। देखिए, हमारा इस वक्त रोल जो है वो अपोजिशन का है। नहीं, ये इस वजह से सवाल खड़ा होता है कि देखिए, असेंबली में जो कुछ होता है तो आप खुले दिल से आप उसमें लड़ने भिड़ने मरने पर तुलाते हैं। देखिए, कई तस्वीरें हैं उसकी, और असेंबली में क्या कुछ हो वो आपको हमसे बेहतर पता है। असेंबली के बाहर अगर कुछ ऐसा होता है तब भी आप लड़ने मरने भिड़ने पे तुल जाते हैं। लेकिन कल इतना कुछ हुआ, चाहे वो सही हो गलत हो, उस पर एक स्टेटमेंट कहीं से भी नहीं आया। मैं आपके महबूबा मुफ्ती साहिबा का, वहीदुर्रहमान परा साहब का, किस सभी का ट्विटर खंगाल रहा था, कहीं तो कोई अपडेट नजर आए, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि इस बात की कोई अहमियत ही नहीं थी। ये बच्चा जानता है कि ये ड्रामा हो रहा था। इसकी तो मजम्मत बदकिस्मती की बात है, चीफ मिनिस्टर साहब को मैन हैंडल किया जाता और ये कहते हैं कि उतनी बड़ी बात नहीं है। बहुत बदकिस्मती की बात है। नीलोफर साहिबा, आप मेरी बात सुन लीजिए, स्टेटमेंट सुनकर, जहां पर आप ये कहते हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है। नीलोफर साहिबा, मुझे बात करने दीजिए जी। 1931 के आसपास ही आप मुझे बात करने दीजिए। ठीक है नीलोफर साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा, दोनों तरफ के जो सवाल हैं वो पूछूंगा आपसे। जी शौकिया जी, बोलिए, आप पूरी बात कर लीजिए पहले। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि किसी ने भी इस पे जो है कोई वो अफसोस का इजहार किया, क्योंकि सब जानते थे कि ये क्या मामला है। दूसरी ये बात है कि 1931 के आसपास ही नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो है वो वजूद में आई, और ये उन्हीं शहीदों का खून अपने झंडे में भर के इन्होंने आज तक, उस वक्त से लेकर आज तक कश्मीरियों का इस्तेसाल किया, और अपनी कुर्सी की खातिर, अपने इक्तदार की खातिर हमेशा कश्मीरी कौम को बेचा। नीलोफर साहिबा, बड़ी बात यह है, कई तरह के जो इल्जामात हैं, देखिए मैं दोनों तरफ की अगर मैं बात करूं और आपको समझाने की सीधे लफ्जों में कोशिश करूं तो कई सारे ऐसे मामलात हैं जिसमें शहीदी दिवस मनाया जा सकता है, और कश्मीर की हिस्ट्री का ये चैप्टर है, ये बिफोर और आफ्टर इंडिपेंडेंस आप अगर कश्मीर को समझते हैं तो यकीनन इन तमाम तर चीज़ों पे सवाल उठता है। और डॉक्टर साहब ने जिस तरीके से कहा, डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया ने, कि 22 लोगों की फिक्र है, 120 लोगों की क्यों नहीं, और सबसे बड़ा जिस एक्सोडस की बात हम लोग करते हैं उसके ऊपर आज तक कोई हमेशा चुप्पी क्यों रहती है। और तीसरी चीज़ कि आखिर वहाँ पे जहाँ पे मज़ार शुहदा की अगर बात की जाए, अगर वहाँ पे मेरे ख्याल से आप सभी गए होंगे, तो वहाँ पे ऐसा कुछ भी सामने नहीं है कि अगर सामने की गेट से आप आते हैं तो कोई प्रॉब्लम होती है। हो सकता है कि उसमें कुछ ऐसा हो जिसकी वजह से वो दीवार फांदने पर मजबूर हुए हों, लेकिन एक बड़ा सवाल ज़रूर कायम होता है, और इसका जवाब मैं ज़रूर लेने की कोशिश करूँगा नीलोफर साहिबा से। मैं डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया, एक बड़ा सवाल मैं आपकी तरफ आता हूँ, उसके बाद मैं जवाब जरूर लूंगा। इसका सवाल यह है कि जिस तरह की सिचुएशन चल रही है, देखिए हाल फिलहाल में जम्मू कश्मीर के अंदर एक बड़ा तबका, खासतौर पे अवाम से भी, पॉलिटिकल पार्टियों की मैं बात नहीं कर रहा हूं, आप लोग हमेशा सवाल उठाते रहे, लेकिन एक बड़ा तबका अवाम की जानिब से भी उठता नजर आया है। आपको लग रहा है कि ये मुद्दे से भटकाने वाला मामला है? क्योंकि अभी हाल फिलहाल में सबकी तवज्जो इधर हो गई है, और वही जो बेसिक प्रॉब्लम्स या बेसिक जो सहूलियात की बात चल रही थी वो गायब हो चुका है। ठीक है, 22 लोगों की फिक्र और 120 लोगों की फिक्र नहीं, और एक्सोडस वाले मामले पे नीलोफर साहब, पहले आपका जवाब। देखिए आमिर साहब, आप खुद जानते हैं 90s के बाद ताकि 2016 तक क्या हालात रहे, लेकिन अगर आपको 2010 की आप बात करते हैं, लेकिन उसके बाद आप 2014 भी देख लीजिए कि किस तरीके से अमन वापस आया हुआ था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुश्किलातों का सामना करना पड़ा। अगर आप इन्फिल्ट्रेशन पर डे की तादाद देखेंगे, पर महीने की बात देखेंगे तो हजारों में थी। तो आहिस्ता 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 उस लेवल को कम करने में, आहिस्ता आहिस्ता यहाँ के हालातों को वापस पटरी पर लाने के लिए फिर जाकर 2014 में लगभग 62% जो है वोटिंग टर्नआउट हुआ। उसमें भी नेशनल कॉन्फ्रेंस थी,
उन्होंने कोशिश की कि जो अमन यहाँ पर 1989 से उसको जख्म पहुंचाने की कोशिश की थी, डिफरेंट मिसक्रिएंट्स ने उसको जख्म पहुंचाने की कोशिश की, और किस तरीके से यहाँ पर बेगुनाह लोगों का खून बहाया गया, कोशिश की उन्होंने कि एक अमन का दौर जो है वापस आए। और 2014 जो था वो बिल्कुल पीसफुल था, अमन था, जिसकी वजह से आपने फर्स्ट टाइम मैसिव वोटिंग देखी 62%। और वही 62% अगर हम लास्ट वाले इलेक्शन देखेंगे उस दिन भी 62% ही, उससे ज्यादा नहीं हुई। तो आप खुद सोच सकते हैं, अगर आप टूरिस्टों की बात करेंगे, 1 करोड़ उस वक्त क्रॉस हुआ था जिस वक्त उमर साहब चीफ मिनिस्टर थे। 1 करोड़ के करीब के आसपास, लगभग 1 करोड़ 20 लाख के करीब टूरिस्ट आए हुए थे। हमने पिलग्रिम्स को उसमें नहीं टैली किया था, उनको इंक्लूड नहीं किया था बगैर उसके। तो ये आप देख सकते थे कि सूरत हाल 2014 में क्या थी। अभी फिलहाल जो हम देख पा रहे हैं, उमर अब्दुल्ला साहब लगातार अलग अलग स्टेट का दौरा करते नजर आ रहे हैं। इसके बाद पहलगाम इंसिडेंट से पहले का अगर मैं छोड़ दूं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें इंतजामात वगैरह में लगे रहे, उसके बाद से लगातार सीएम उमर अब्दुल्ला साहब, इवन फारूक अब्दुल्ला साहब, आपकी पूरी काबीना अलग अलग जगह पे लगी रही। किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी पटरी पे लौट आए, सयाह वापस आए और जन्नत के नज़ारे देखें। उन कोशिशों में कहीं ना कहीं कामयाबी मिली है, लेकिन फिलफॉर जो चीजें चल रही है, देखिए 2 बड़ी बड़ी पार्टी, इवन बीजेपी और दूसरी जो पार्टी है वो पीडीपी, आपके सामने में कह रही है कि आप ये सियासी दिखावा कर रहे हैं। जरूर मैं उनसे पूछूंगा कि आप किस बुनियाद पे कह रहे हैं, क्योंकि लगातार हमें काम करते हुए नजर आए हैं उमर अब्दुल्ला, लेकिन इस तरह की जो एक अचानक कुछ ऐसी चीजें हो जाती है जो लेमलाइट में बाकी चीजें नहीं रहती, ये चीजें रह जाती है, उस पर एक सवाल खड़ा होता है। नीलोफर साहब। आमिर साहब देखिए, 12 जुलाई को इल्तिजा मुफ्ती जी जाती हैं, वो खराज अकीदत पेश करती है, उस पर तो हमने क्राई नहीं उठाई, हमने बात नहीं की उस पर कि आपने ड्रामाबाजी की। आपने पहले एक ट्वीट चढ़ा दिया कि 13 को ऐसे बंद होता है तो वहां अलो नहीं करेंगे, इसलिए मैं 12 को चली जाऊंगी। जब हमें इनके 12 से दिक्कत नहीं है तो इनको हमारे 14 से क्या दिक्कत है? आप मुझे ये बता दीजिए क्या दिक्कत है उससे? दिक्कत इनको इसलिए है क्योंकि लोगों का जो सपोर्ट, मैसिव सपोर्ट इस वक्त उमर साहब की सरकार को मिल रही है, दिक्कत उन्हें उससे है। ये कंडम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त लोग कंडम कर रहे हैं। आप दूसरे स्टेट्स के तो सियासी पार्टियों के जो लीडरों को देखेंगे, ग्लोबली आप देखेंगे हर कोई कंडम कर रहा है इस चीज को, लेकिन इनको ये हजम नहीं हो रहा है क्योंकि हर कोई इस वक्त चाहे वो किसी भी पार्टी से स्टेट के बाहर खड़ा है, वो कंडम इस चीज को कर रहा है कि किस तरीके से आप जमहूरियत का मजाक बना रखा है आपने जम्मू कश्मीर में। पहले आपने दिल्ली में किया, उसके बाद आप जम्मू कश्मीर में भी आप हाथ डाल रहे हैं। नहीं, ये सारी चीजें वाकई क्वेश्चनेबल है, मैं उस पर जरूर आऊंगा आपसे, लेकिन एक बड़ा सवाल जो सियासी लीडरों की तरफ से इल्जामात की शक्ल में आपके ऊपर आ रही है वो ये कि जो अभी एक नया सियासी इत्तेहाद खड़ा हुआ है जम्मू कश्मीर के अंदर, 3 अलग अलग पार्टियां, इवन उसमें जमात इस्लामी के लोग भी शामिल हो गए। खैर, तो उस नए इत्तेहाद पीडीपी का मोर्चा और उसके साथ साथ जो दूसरी पार्टियां हैं उनका मोर्चा और बीजेपी तो है ही सामने में, फ्रंट लाइन में। तो इन तमाम तर चीजों को देखते हुए मामले को डाइवर्ट करने के लिए और अपनी तरफ लोगों को अपने हित में करने के लिए एनसी नया सियासी ड्रामा रच रही है। वो चाहती तो प्रोटोकॉल फॉलो करती, वो चाहते यानी कि सीएम एज अ सीएम वो चाहते तो आसानी से जा सकते थे, उन्हें कोई परेशानी नहीं होती। इस तरह की बातें हो रही हैं। मुझे लगता है आमिर साहब ये बचकानी बातें हैं कि जो ये कह रहे हैं कि सीएम साहब है तो आराम से जा सकते थे। जब वो जा सकते थे फिर शायद उनका काफिला रोका नहीं जाता, उनको पैदल नहीं आना पड़ता, उनको दीवारें फांद कर नहीं जाना पड़ता। पहली बात। दूसरी बात, जो ये एक फ्रंट क्रिएट हुआ है जिसमें पीसी जमात और दूसरी एक और पार्टी है पीडीएफ है उसमें, तो हमें फर्क नहीं पड़ता। देखिए इससे पहले भी इलेक्शंस हुए, उसमें भी महाज बनाए गए, कुछ महाज मीडिया में आ गए और कुछ महाज जो थे पर्दे के पीछे काम कर रहे थे, जो कोशिश कर रहे थे कि एनसी की जो सरकार है ये ना आए। लेकिन खुशकिस्मती से लोगों ने उस चीज को समझा, उन्होंने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ सब पार्टीज जो है एकजुट होकर कोशिश कर रही है कि वो उनको हराए, वहां से सीटें लेकर बीजेपी के साथ फिर से मिले और यहाँ पर हुकूमत बनाए। उस चीज में वो फेल हो गए। वो एक अड़चन जो इनको आज लग रही है, इनको लगता है कि शायद एक और फ्रंट बनाकर, एक और महाज बनाकर ये सामने आएंगे, फिर उनको लोग सपोर्ट करेंगे। देखिए लोग जो होता है सरदारी उसकी काम है, उसका काम है वो किसको बनाना चाहते हैं, किसको उतारना चाहते हैं,
ये उनका अपना एक वो इशू है, उस डोमेन में हम नहीं जाना चाहते। लेकिन इससे पहले भी जो मैंने आपसे कहा, पर्दे के पीछे भी ये पार्टीज जो थी, इन्होंने एक वो प्लेटफॉर्म बनाया हुआ था। अब हमें फर्क नहीं पड़ता है। आपको लगता है कि पीडीपी भी पर्दे के पीछे से सेम काम कर रही है साथ में? जी, आपको लगता है कि पीडीपी भी पर्दे के पीछे साथ में ही काम कर रही है बीजेपी के? बिल्कुल, पर्दे के पीछे क्यों, ये तो सामने कर रहे हैं। अभी आप देख लीजिए कि कोई कंडेमनेशन कहीं से नहीं आया है। एक स्पोक्स पर्सन यहाँ पर जो उनकी है वो तो मैं इसी जुमले पे लाना चाहता था। मैं शौकिया जी आपसे, बिल्कुल बड़ी बात है, मैं जरूर आपसे पूछूंगा, भले ही आपके सियासी इख्तलाफात हों, आइडियोलॉजिकल इख्तलाफात हों, लेकिन एक सीएम के साथ अगर इस तरह का सलूक होता है तो क्या पार्टी को ये नहीं चाहिए था कि भाई एटलीस्ट इतना कह दे, भाई सीएम के साथ ये भद्दा मजाक नहीं चलेगा, ये लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ है और किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस को ये हक नहीं बनता है कि कहीं जाकर के फातिहा खानी करने से रोका जा सके। इसमें क्या प्रॉब्लम थी शौकिया जी? ठीक है आमिर साहब, अब हमारे सीएम साहब वहां गए, हमारे सीएम साहब के साथ धक्का मुक्की हुई, उनकी क्या दुर्दशा हुई, ठीक। अब क्या, अब मुझे बताइए, लोगों ने कोई जुलूस नहीं निकाला, लोगों ने, आप देखिए किसी सोशल मीडिया पे एक इंसान ने भी, हाँ बाहर के शौकिया कुरैशी जी साहब, आप क्या आप मुझसे बेहतर आप जम्मू कश्मीर को जानती हैं, आपके रग रग में जम्मू कश्मीर है। क्या मौजूदा सूरत हाल में लोग सड़कों पे उतर करके आकर के किसी भी सूरत हाल में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करती हुई नजर आई है? लोगों के पास, लोगों ने इन्हें बहुत मैसिव मैंडेट दिया है और लोग आजकल सोशल मीडिया का सहारा ले सकते हैं क्योंकि सब जानते हैं ये क्या गेम है। और ये इस वक्त मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देना चाहूंगी। एक ख्वाजा साहब थे, यहाँ के बड़े बुजुर्ग थे किसी घर के, तो उनकी फैमिली ने ना उनको घसीटा, उनकी बेइज्जती की। तो जब लोगों ने उनसे पूछा कि हमने सुना आपकी फैमिली ने आपकी पगड़ी उछाली, कहा नहीं पगड़ी नहीं उछाली, बस उसके 2 ताख खोल दिए और फिर आपको घसीटा गया। कहा ना ज्यादा नहीं घसीटा, थोड़ा सा घास पे घसीटा। अगर आप कहती हैं, आप लोगों से उम्मीद करती हैं नीलोफर साहिबा, आपकी पार्टी उम्मीद करती है कि हम सब इसको कंडेम करें, हम सब इस पे वहवेला मचाएं, तो आपने अपनी इज्जत बचाने के लिए क्या किया? क्या हमारा सीएम इसलिए शौकिया जी आपने क्या किया? ठीक है, हमने नहीं किया, हमने इस चीज को, जो मुअज़्ज़िज़ लोग हैं, जो सिविलाइज्ड, वो खुले आम सोशल मीडिया पर आज आकर कंडेम कर रहे हैं। हम ये नहीं चाहते कि लोग सड़कों पर आए फिर खून खराबा हो जाए, हम ये नहीं चाहते। और ना ही हम अपील ऐसे लोगों को करेंगे, बल्कि ये अपील करेंगे मौजूदाना तरीके से, जिस तरीके से वो कंडेमनेशन कर रहे हैं वो करेंगे और आपके कहने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए इन तमाम तर चीजों के बीच में डॉक्टर जसरोटिया हमारे साथ जुड़ गए, उनसे भी पूछ लेते हैं। साहब, इल्तिजा मुफ्ती जाती हैं 12 तारीख को, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, फिर ठीक है 13 को बंदिश थी, 14 से फिर क्या प्रॉब्लम? उमर साहब जब जाते हैं या फारूक साहब जब जाते हैं तो 12 से भी दिक्कत होनी चाहिए, ऐसा कहना है नीलोफर साहब का। देखिए, किसी भी चीज से कोई दिक्कत या कुछ नहीं है। हमें एक ही चीज, जो मैं फिर भी बार बार वही चीज कह रहा हूं कि एक तरफ तो गेट खुला है, फारूक साहब गेट से आएंगे, मंत्री साहिबा गेट से आएंगी, फारूक साहब, उमर साहब दीवार कूद कर आएंगे। नहीं, ये तो हकीकत है ना कि पुलिस से धक्का मुक्की हुई थी। चीफ मिनिस्टर, देखिए, जब वो उनको रोकने के लिए, कि अगर ऑब्वियसली अगर आप समझ सकते हैं, अगर आप सिक्योर्ड हैं और सिक्योरिटी के दायरे में आते हैं, कुछ भी अगर होता है तो उन बेचारे जो सिक्योरिटी वाले साथ में हैं, उनकी तो नौकरी पे आ जाएगी बात। वो तो हमेशा कोशिश करेंगे कि ना कूदे, 1 मिनट के लिए कोई भी कूदने की कोशिश करेगा वो तो रोकेंगे। आपको रोकने के बीच में अगर किसी से धक्का मुक्की हो जाएगी तो ये इसलिए नहीं है कि कोई किसी ने सीएम की डिसरिस्पेक्ट कर दिया, कुछ कर दी। आप उस बेचारे की भी तो विडंबना समझिए, जो साथ में नौकरी कर रहा है, उस बेचारे की तो नौकरी से ही सब कुछ होना है। इसके अंदर सीएम साहब को कुछ अगर लग गई, कुछ हुई, तो उसकी तो नौकरी गई, वो बेचारा कहां जाएगा? मुझे लगता है जब आप इतने बड़े संवैधानिक पोस्ट के ऊपर बैठे होते हैं, आपको अपने साथ उनका भी सोचना चाहिए, जो आपके साथ लोग चल रहे होते हैं। कई बार आपके पॉलिटिकल स्टंट के चक्कर में उन बेचारों के लिए मुश्किल हो जाती है। लेकिन मैं फिर वही बार बार बात कह रहा हूं, उमर साहब, ये तो अभी तक ना तो नीलोफर बहन ने अभी तक मुझे जवाब दिया कि 2010 के 120 लोगों को आप क्या कंसीडर करते हैं। मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मैं था, हमारे चीफ स्पोक्स पर्सन सेठी साहब थे, हमने उनसे वही सवाल पूछा है कि वो तो 120 लोग हैं 2010 के, उमर साहब चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट एट दैट टाइम एंड द हेड ऑफ यूनिफाइड कमांड, जिनके ऑर्डर के बाद ये सब कुछ किया हुआ है, उसके अंदर आपका क्या कहना है? अरे वो तो जवाब दे दीजिए हम लोगों को।
ठीक है, एक दो चीजें मैं आपसे जरूर समझने की कोशिश करूंगा। जिस तरह की चीजें हो रही है, देखिए जब आप हुकूमत में थे आपके पास पावर था और अभी भी है, उस टाइम पे डेली वेजर्स का मुद्दा हल नहीं हुआ और अब आप उसको बैक कर रहे हैं कि भाई इनका मसला हल करो नहीं तो हम सड़कों पे आएंगे। बहुत सारी मिसालें हैं इसके सिलसिले में। नंबर 2, कश्मीरी पंडितों का जो मसला है वो आपने अपनी हुकूमत में जब आप पावर में थे और अभी भी हैं, खैर उस टाइम पे नहीं किया, सेंटर में भी आप रहे, अब तक वो मसला हल नहीं हुआ। हाल फिलहाल में शहीदी दिवस 1931 वाला जो मामला चल रहा है लगातार, इस तरह के जो बड़े बड़े मामलात हैं, जब इल्जाम यह है कि जब बीजेपी सत्ता में होती है, बीजेपी पावर में होती है और वो कर सकती है बहुत इजीली किसी मसले का हल, तब नहीं करती है, लेकिन जैसे ही सामने वाली पार्टी फंसने के कगार पे होती है फौरन अपना दांव चलती है। डॉक्टर साहब देखें, दो चीजें। पहला सवाल आपका डेली वेजेस को लेकर है। डेली वेजेस किसने अपॉइंट किए? पहले उमर साहब की सरकार ने, फिर पीडीपी की सरकार ने। आपने किया क्या? डेली वेजेस आपने अपॉइंट किए, 2.5 लाख की आपने अपॉइंटमेंट की। आपने इनको छलावा क्या दिया? 500-700 रुपए का। 20 साल तक नौकरी किसने करवाई? इन दो पॉलिटिकल पार्टीज ने कराई। अपना पॉलिटिकल स्कोर गेन करने के लिए कहा जी हमने एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा दिया, 500-700 रुपए के ऊपर नौकरी देनी होती तो जम्मू कश्मीर में सभी को नौकरी दे देते। हमारा कार्यकाल तो आया नहीं। हमारे कार्यकाल के अंदर पहले कोalition में थे, उसके बाद एलजी साहब के एडमिनिस्ट्रेशन रही। एलजी साहब के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर 42,000 नौकरियां दी गई। मुझे बताएं, एक भी बैकडोर अपॉइंटमेंट बता दीजिएगा, या 500-700 वाली है या पूरी की पूरी वेज वाली नौकरी है, क्योंकि आपकी नीयत नहीं है काम करने की। हमारे, अगर आपको याद होगा, स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा जी अब इस दुनिया में हमारे बीच में नहीं रहे, जब हमारी कैंपेनिंग चल रही थी, क्योंकि वॉर रूम में हम ही लोग थे, वॉर रूम के वहां पर जो उसमें थे मेरे साथ, मेरे बाकी के स्पोक्स पर्सन हम कंट्रोल कर रहे थे। मुझे अभी भी याद है उस समय उनका एक बयान था कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, सबसे पहला काम अगर कोई हम करेंगे तो हम इन डेली वेजर्स को पक्का करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो कर दिखाती है। इनकी तरह नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरह, जिन्होंने 60 साल में पहली बार जहमत की कि हमने मैनिफेस्टो बनाना है। इन्हें पता लगा मैनिफेस्टो नाम की भी कोई किताब होती है जो इन्होंने बनाई, उसमें 1 लाख नौकरियों का वादा किया। अब 1 लाख ऐसा मत कहिए कम से कम कि इन्हें मैनिफेस्टो नहीं पता। 80-90 साल हो गए पार्टी को। आप जनाब इनसे पूछिए, इस मैनिफेस्टो से पीछे वाला मैनिफेस्टो को इनको बोलिए, दिखा दीजिए, इनको पीछे वाला बता दीजिए। एक भी मैनिफेस्टो नहीं है। चलिए मैं जवाब पूछ लेता हूँ। 1931 में हमारा नया कश्मीर के नाम से एक बुकलेट आया हुआ था, उसमें जो भी चीजें हैं ना, मैं मैनिफेस्टो की बात कर रहा हूँ। 47 के बाद जब भारत देश आजाद हो, को मैनिफेस्टो नाम की चीज थी कोई आपके पास? बुकलेट तो बड़ी होती है, मैनिफेस्टो। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बुकलेट एंड मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो ये आप लोगों से वादा करते हो, वैसे तो 60-70 साल से वादा कर ही लिया लोगों से, और लोग आपके वादे देख रहे हैं। आपको भी देखा, आपके वादों को भी देख लिया लोगों ने। आने वाले समय में चलिए, क्या नीलूफर साहिबा वाकई इस तरह के जो मुद्दे हैं, छोड़ दीजिए मैनिफेस्टो का जो भी रहा, क्या इस तरह के जो मुद्दे हैं या फिर हाल फिलहाल में जो कुछ हुआ, दीवार कूदना, धक्का मुक्की होना वगैरह वगैरह, क्या अब वक्त की जरूरत रही है जम्मू कश्मीर में, या फिर एक ये ऐसी चीज है जिसे सिर्फ स्टेटहुड वापस करके ही खत्म किया जा सकता है? नीलूफर साहिबा जी, क्या आपको लगता है कि जो मौजूदा सूरत हाल है, जो भी कुछ चल रहा है, इसका हल क्या है आपकी नजर में? देखिए, हल तो यही है ना कि जब तक डेमोक्रेटिक जो सेटअप यहाँ पर है, जब तक उसकी इज्जत नहीं की जाएगी, मुझे नहीं लगता है कि ये जो सिचुएशंस है, पैरेलल जो चीजें चल रही हैं, यही सही मानों में लोगों के हित में है। क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब है सही मानों में वो डेमोक्रेसी दिखनी भी चाहिए और काम भी करनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली जो डेंट एक आ गया है 5 अगस्त 2019 के बाद, जब इसको यूटी बना दिया गया, एक पैरेलल सरकार जो चल रही है वो काम करने नहीं दे रही है। जैसे मैं ये पूछ लेता हूँ, क्या जम्मू कश्मीर के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, नाम की है? शौकिया जी, डेमोक्रेसी की अक्सर जो है ना वो धज्जियां उठाई जाती हैं, और बीजेपी की तरफ से ही ये आईन को मानते हैं, लेकिन हमसे जबरदस्ती 370 और 35A छीनते हैं। आप बार बार वही चीजें क्यों ले आती हैं 370-35 से? जाहिर है, ठीक है, डेमोक्रेसी की धज्जियां थी नहीं थी, हमसे ज्यादा कानून सुप्रीम कोर्ट को मालूम है, छोड़ दीजिए उस चीज को। क्या अभी फिलहाल जम्मू कश्मीर के अंदर डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है? शौकिया जी, मुझे नहीं लगता है कि जमहूरियत इस वक्त है, क्योंकि अगर जमहूरियत होती तो हमें सांस लेने की आजादी होती। यहाँ तो हमारी बात करने को भी जुबान तरसती है, और उस पे ये है। फिर हमारे जो सीएम साहब हैं, उन्होंने एक नई कहानी, जो काम उनके बस में थे वो भी उन्होंने नहीं किए।
मिनिस्टर्स लेने थे वो उन्होंने नहीं लिए, बाकी जो महकमे उनके पास थे उनके लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। जो काम उनके पास नहीं है वो वही उसी का रोना पीट रहे हैं और वो वही ढोल गले में बजा रहे हैं कि मुझे आजादी नहीं है काम करने की, मुझे मेरे पास। चलिए अब डॉक्टर साहब से पूछ लेते हैं आखिरी लम्हों में, ये दस्तूर जुबाबंदी है कैसी तेरी महफिल में, यहाँ तो बात करने को तरसती है जुबा मेरी। डॉक्टर साहब देखें, डेमोक्रेसी जो होती है ना, डेमोक्रेसी की फुल फॉर्म क्या होती है? डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ऑफ द मुफ्तीज, बाय द मुफ्तीज, फॉर द मुफ्तीज। ऑफ द अब्दुल्ला, बाय द मुफ्तीज, बाय द अब्दुल्ला एंड फॉर द अब्दुल्ला को डेमोक्रेसी नहीं, परिवारवाद कहा जाता है। और जो आप जिस डे को आप मना रहे हैं, आपने कहा था कि हमने एक डायनेस्टिकल रूल के खिलाफ हमने शुरू किया और अपनी डायनेस्टी शुरू कर दी, जो डायनेस्टी वापस से आगे चलेगी। और आपको लगता नहीं कि कश्मीर में 2 परिवारों को छोड़ के तीसरा कोई ऐसा है जो कश्मीरों को आगे लेकर जा सके और उनको आगे की दिशा से दिखा सके। लेकिन याद रखिएगा, एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, कश्मीर में सबसे ज्यादा कमल के फूल पाए जाते हैं। वो दिन दूर नहीं, गली गली में कमल खिलेगा, गली गली में चलिए इस मिशन पे आप कायम रहिए और हम देखेंगे। नीलूफर साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे 30 सेकंड में प्लीज। मैं ये कहना चाहूंगी, अभी इन्होंने कहा डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल, बाय द पीपल और फॉर द पीपल है, और ये वही लोग हैं जिन्होंने मौजूदा सरकार को चुनाया है। डायनास्टी रूल का नैरेटिव जो इन्होंने जनरेट करने की कोशिश की थी उसमें ये फेल हो गए। कोई ये मोनार्क सिस्टम नहीं है कि जिसमें पहले बाप था, फिर उसका बेटा आ गया, फिर उसका बेटा आएगा। ये यहाँ के लोग बनाते हैं, उनको जिताते हैं। तो ये काम की वजह से हम डिसाइड करने के लिए लोगों के ऊपर ही छोड़ देते हैं कि आखिर क्या वाकई जमहूरियत की किसी भी तरह से यहाँ पे जमहूरियत के खिलाफ कोई काम किया जा रहा है, या जमहूरियत के ऊपर किसी भी तरह की कोई पाबंदी है, या जमहूरियत जम्मू कश्मीर में वाकई नहीं है। अवाम इस चीज़ का बेहतर तरीके से जवाब देंगे। और जाहिर है कि जो चीज़ें अभी चल रही हैं, वक्ती इख्तलाफात ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन जमहूरियत पे सवाल खड़ा करना यकीनन एक बड़ा सवाल हो सकता है। बहुत शुक्रिया शौकिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, नीलूफर साहिबा बेहतरीन बातचीत करने के लिए, और डॉक्टर साहब बहुत बेहतरीन अपनी बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए। तो अभी जो मुद्दा फिलहाल गरमाया हुआ है वो ये कि जो उमर अब्दुल्ला साहब के साथ जो भी हुआ वो एक बड़ा सवाल के घेरे में आता है, और उसके ऊपर अपने पार्टी का दोनों तरफ से, खासतौर पे पीडीपी का भी, बीजेपी का भी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी अपने जो उनके बयानात है, रद्द अमल है, वो आपने सुना।